तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल. सो this is Sohan Bashad and I'm in CA final, and this video is going to be the second part of the first chapter, which is the introduction to the Income Tax Act. Okay, so this video will be in Hindi and English both, and I hope you will enjoy the video. So let's start your chapter. So अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा था? अभी तक हमने इसको 1 second. हाँ जी, तो अभी तक हमने एसएससी की मीनिंग समझ ली थी. हमने जो फर्स्ट पार्ट था इसका, उसमें हमने एसएससी का मीनिंग समझा था, राइट? तो इसके अंदर हम उसके जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. तो हम लोग इसमें अब स्टार्ट करेंगे हम लोग चार्जिंग सेक्शन. ठीक है, चार्जिंग सेक्शन. इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? तो इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन कहता है भाई कि इनकम टैक्स शैल बी लेविड ऑन टोटल इनकम. ओके, इनकम टैक्स किस पे लेविड होता है? टोटल इनकम पे लेविड होता है. ये टोटल इनकम क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे. टोटल इनकम क्या होती है? ठीक है, टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन. एवरी पर्सन का मतलब जो हमने 8 लोग पढ़े ना, मैंने आपको 8 लोग पढ़ाए फर्स्ट पार्ट में जो हमने सीखा, तो उन 8 लोग की बात हो रही है. ठीक है, तो उनके टोटल इनकम पे टैक्स लेविड होता है. वो किस रेट से होता है? एक रेट तो दी गई है आपकी फाइनेंस एक्ट में, दूसरी रेट्स दी हुई है, कुछ रेट्स दी हुई है इनकम टैक्स एक्ट में. तो फाइनेंस एक्ट में जो रेट दी हुई है उसको हम जनरल रेट ऑफ टैक्स बोलते हैं, और इनकम टैक्स में जो इनकम टैक्स में रेट दी हुई है उसको हम स्पेशल एंड कंसेशनल टैक्स रेट. इस रेट में क्या कौन कौन सी रेट्स आती हैं वो अभी आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, तो सर अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले किसी का है ना, किसी की अगर आप टोटल इनकम निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगी, क्या क्या स्टेप लगाएंगे. मैंने इसको स्टेप वाइज डिवाइड करा हुआ है. अगर आप इस स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन अभी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन अटकेगा नहीं. ठीक है, आपको फटाफट सॉल्व हो जाएगा. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टेप लगाना है, उसको डिटरमाइन करना है कि आपको वो जिसका आप इनकम निकाल रहे हो, जिस पर्सन का आप इनकम निकाल रहे हो वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है. सर अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट क्या होता है. इट्स ओके, ये आपका पूरा एक चैप्टर है कि आप रेजिडेंट किसको बोलोगे, नॉन रेजिडेंट किसको बोलोगे. तो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, तो अभी के लिए हमें अभी के लिए क्या दिमाग में ध्यान रखना है? अभी के लिए अभी हमें ध्यान रखना है कि भाई कि हाँ सर, फर्स्ट स्टेप हमें रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, उसमें या तो जो पर्सन है वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा. ठीक है, हमें ये फर्स्ट स्टेप में हम ये डिटरमाइन करते हैं, बस आपको इतना दिमाग में रखना है, दैट्स इट. ओके सर, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है टोटल इनकम. सर टोटल इनकम कैसे डिटरमाइन करते हैं? टोटल इनकम आपका डिटरमाइन होता है ईच हेड. देखो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड होते हैं. टोटल कितने हेड होते हैं? 5 हेड्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट हेड है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी. ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी ये क्या होता है मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा. ठीक है, एक होता है सैलरी. सैलरी से जो इनकम हुई वो इस वाले हेड में जाएगी. किस में जाएगी? सैलरी वाले में जाएगी. अगर आपने कोई सैलरी इनकम कमाए है ना, सैलरी इनकम कमाया तो वो सैलरी हेड में जाएगा. अगर दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी यानी कि कोई आपने कोई रेंट कमाया, किसी हाउस को रेंट पे दे दिया, उससे रेंट कमाया, तो वो इनकम इस वाले हेड के अंदर कैलकुलेट होगी. ठीक है, हेड वाइज यहाँ पे कैलकुलेशन होता है. ठीक है, पहले हमने लिखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इस तरीके से सैलरी की कितनी इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है. फिर इस सेकेंड हेड में हमने लिखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर उस हेड में हमने कैलकुलेशन करी. ठीक है, जो भी रेंट आया वो हमने इस हेड के अंदर कैलकुलेट करा. ठीक है, एक तरीके से आप बोल के चल सकते हो कैटेगरी, है ना, इनकम की कितनी कैटेगरीज हो गई है ना. तो क्या हो गया इसके अंदर, समझने के लिए कैटेगरी आप बोल सकते हो, लेकिन आप बोलोगे क्या, तो इस हेड में कैलकुलेट होती है. हेड शब्द का यूज होता है. ओके, तो उसके बाद है थर्ड हेड है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ पे इस हेड में कौन सी इनकम आती है? जो आप बिजनेस करके या कोई प्रोफेशन है, यानी आप लॉयर हो, सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, है ना, कंपनी सेक्रेटरी जो होता है आपका, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या फिर आप आर्किटेक्ट हो, है ना. तो ये प्रोफेशनल्स होते हैं. तो इनसे जो
अपने प्रोफेशन से जो कमाता है उस इस वाले हेड में आता है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। या कोई आपने बिजनेस करा हुआ, कोई आपका धंधा है, कोई बिजनेस है छोटा मोटा या बड़ा, ठीक है, वो इस वाले हेड में आएगा, ठीक है। आप उसके बाद है नेक्स्ट हेड कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सर ये क्या हेड होता है? ये कैपिटल गेन है। कोई आपने आपने कोई मानो कोई प्रॉपर्टी है आपके पास, वो आपने आपको उसको बेच दी, तो उस पर जो फायदा हुआ, उस पर जो गेन हुआ, वो इस वाले हेड में आएगा, ठीक है। वो जो गेन है आपका इस वाले हेड में, आप उसको दिखाओगे इनकम कैलकुलेट करते समय, लिखोगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और उसके अंदर लिखोगे भाई गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, इस तरीके से। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसके अंदर अदर सोर्स का मतलब जो ऊपर वाले हेड है ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, जो चार हेड में जो जो इनकम, जो बची कुची इनकम होती है ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है, ठीक है। समझ में आता है इतना? सर थोड़ा सा और बताओ, ठीक है। देखो सैलरी है, मानो सैलरी की कोई इनकम है, वो सैलरी में चली गई, ठीक है। और हाउस प्रॉपर्टी का कोई आपके पास कोई रेंट आ रहा है तो वो रेंट में चला गया। कोई आपने बिजनेस करा हुआ है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले हेड में चला गया, ठीक है। कैपिटल गेन करा आपने तो कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी करी तो आपने इस वाले गेन, तो आपको गेन हुआ सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे, आपने इनकम फ्रॉम ठीक है कैपिटल गेन में डाल दिया, ठीक है। बट मानो कि आपको कोई गिफ्ट मिला, एग्जाम्पल के लिए आपको कोई गिफ्ट मिला, गिफ्ट तो इसमें नहीं आएगा, सैलरी में भी नहीं आएगा। हाँ भाई, गिफ्ट सैलरी में नहीं आएगा, क्या गिफ्ट हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? क्योंकि आपने यहाँ से, इसमें कौन सी इनकम आएगी? हाउस से रिलेटेड इनकम आएगी। सैलरी में कौन सी इनकम आएगी? सैलरी से रिलेटेड आएगी। बिजनेस एंड प्रोफेशन में कौन सी इनकम आएगी? जो बिजनेस से आपने कमाया, प्रोफेशन से कमाया, वो इस वाले हेड में आएगी, ठीक है। ठीक है, आपने कोई गेन कमाया, कैपिटल गेन कमाया, शब्द यहाँ पे क्या है? कैपिटल गेन। कैपिटल सर ये क्या होता है कैपिटल गेन? अभी हम आने वाले सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बहुत सारा, ठीक है। आपको बस अभी ये जो शब्द अटपटे लग रहे होंगे, आपको बस ध्यान रखना है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, मैंने बोला ना धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो आपको वो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको अदर्स, सी गेन। अब मानो आपको कोई गिफ्ट रिसीव हुआ है ना, या कोई डिविडेंड रिसीव हुआ, तो वो अदर सोर्स में आता है। सर ये कहीं लिखा हुआ है क्या? देखो इन जो ऊपर 4 हेड्स में जो इनकम नहीं आती है, वो बची कुछ इनकम अदर सोर्स में आती है आपके, ठीक है। इतना भी आप समझ के चलो, ठीक है। फिर उसके बाद आप करोगे क्लबिंग। क्लबिंग क्या होता है? क्लबिंग एक तरीके से आप समझो कि दूसरे की इनकम अससी के हाथ में जोड़ देना, दूसरे की इनकम अससी के हाथ में जोड़ देना, ठीक है। क्लबिंग का मतलब अभी आप ये समझ के चलो, ये भी एक आपका सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। इसके ऊपर ये भी एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान सा सिंपल सा चैप्टर है। फिर एक होता है, फिर आपको अगला स्टेप लगाना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, उसमें सर क्या होता है? मानो कि कोई आप मानो कि किसी आपको लॉस हो गया, ठीक है, और आपका थोड़ा प्रॉफिट भी है, ठीक है। आपको पिछले साल लॉस हुआ, ठीक है, और आपका इस साल मानो इस साल कोई प्रॉफिट हो गया, तो उससे सेट ऑफ करना, तो उसको सेट ऑफ कर लें क्या हम? हाँ, तो ये चैप्टर यही बताता है कि आप सेट ऑफ कैसे करोगे, कितना करोगे, ठीक है। इसमें रूल्स लिखे गए हैं, इसमें सेक्शंस, हम इसके अंदर ढेर सारा कंटेंट है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सा आपका सिंपल चैप्टर एक रहेगा, ठीक है, इसको भी हमें पढ़ना है। तो जब आप ग्रॉस टोटल, अब आएगा आपका ग्रॉस टोटल, ठीक है। अब आपका क्या आएगा? ग्रॉस टोटल। 1 मिनट देना मुझको, ठीक है, मैं इसको इरेज कर लूँ ताकि थोड़ा और बेटर तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो देखो आपने क्या करा, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, बिजनेस का इनकम, कैपिटल गेन का इनकम, अदर सोर्स का इनकम यहाँ पे लिखा है ऐसे। क्लबिंग में कुछ इनकम आपने कुछ और क्लबिंग करी, कुछ सेट ऑफ करा, ठीक है, प्रोसेस सेट ऑफ करे, और फिर आपका आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पे शब्द क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। तो ग्रॉस टोटल इनकम इस तरीके से आपका आ गया, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर ग्रॉस टोटल इनकम में क्या क्या आता है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ग्रॉस टोटल इनकम में बताओ, आप इंटरव्यू को लेके बताओ ग्रॉस टोटल इनकम में क्या क्या आता है, तो आप क्या बताओगे? सर ग्रॉस टोटल इनकम में पांचों हेड की सैलरी पांचों हेड आते हैं, पांचों हेड के इनकम आते हैं। पांचों हेड का इनकम आता है क्लबिंग एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस भी आता है, ठीक है। क्या बोल के चलोगे? पांचों हेड की इनकम आती है, क्लबिंग की जाती है, और सेट ऑफ भी, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ भी किया जाता है। ये एलिमेंट्स, ये आइटम आते हैं इसके अंदर ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर, ठीक है।
समझ में आता है। उसके बाद आता है आपका, अब आप क्या करोगे, डिडक्शंस। कुछ डिडक्शंस होती हैं, ये भी आपका एक सेपरेट चैप्टर रहेगा, ठीक है, ये भी आपका सेपरेट चैप्टर रहेगा। सर कहोगे आप ये अगर सारे सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं तो हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? देखो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे हम सीख रहे हैं किसी व्यक्ति की टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी। जो हमने 8 के 8 लोग पढ़े उनकी टोटल इनकम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये स्टेप आपको लगाने हैं, ठीक है। हाँ, ये इसकी फर्दर कैलकुलेशन, फर्दर एक एक आइटम पे हम लोग काम करेंगे। ये जो सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ये अभी हम एक एक चैप्टर है जिसके ऊपर हम थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से इसको सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो डिडक्शंस, मैं बात कर रहा था डिडक्शंस की। डिडक्शंस, ये डिडक्शंस क्या होती हैं? डिडक्शंस एक तरीके से मानो कि आपको सरकार कुछ छूट देती है, ठीक है। सरकार क्या कहती है कि आप ये कुछ पैसा अपना एग्जाम्पल के लिए LIC में डालो, ठीक है। LIC में आपने कुछ पैसा डाला तो आपको हम उसका आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से हम उसको माइनस करवा देंगे, ठीक है, यानी कि कम करवा देंगे, ठीक है। डिडक्शन का मतलब हमें आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से वो अमाउंट कम करवा देंगे। तो इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, हम उसमें पूरा डिस्कशन होगा। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल लेके बताया कि मानो LIC प्रीमियम आपने पे करा, तो सरकार कहती है अगर आपने LIC प्रीमियम पे करा ना तो मैं आपको उसका डिडक्शन दे दूंगा। मतलब उसको आप वो जो अमाउंट है आपने पे करा, ठीक है, LIC प्रीमियम पे करा, वो हम ग्रॉस टोटल इनकम से आप माइनस कर लेना, ठीक है। इसका मतलब एक एग्जांपल लेके आप दिमाग में रखना, ठीक है। अब ये माइनस करने के बाद, डिडक्शन माइनस करने के बाद आपका आएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम या फिर इसको टैक्सेबल इनकम भी बोल देते हैं, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको शब्द याद रखने हैं। टोटल इनकम क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, ये ग्रॉस टोटल इनकम आया कैसे, है ना। हमने ये सारी चीजें ऐड करी, कुछ लेस करा, तो ग्रॉस टोटल इनकम हमारा आया, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ओके। और ये अच्छे तरीके से और याद हो जाएगा जब आप 2-4 क्वेश्चन करोगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो सर हमने टोटल इनकम निकाल लिया, राइट। अब हमने टोटल हमने क्या निकाल लिया, टोटल इनकम। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या पढ़ाया था आपको चार्जिंग सेक्शन में, देखो चार्जिंग सेक्शन में मैंने पढ़ा था ना भाई कि इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है, इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है, इनकम टैक्स शैल बी लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन, राइट, टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन, राइट। तो हमने टोटल इनकम तो कैलकुलेट कर दिया सर, तो इनकम टैक्स लगाएं इसके ऊपर, हाँ जी। तो देखो टोटल इनकम आपने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे टोटल इनकम आपके पास टोटल इनकम आ गया, इसके ऊपर आप लगाओ टैक्स। सर टैक्स कैसे लगेगा, देखो तो टैक्स ऑन टोटल इनकम, ठीक है, टैक्स ऑन टोटल इनकम, ना कि ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल पे मत कैलकुलेट करना, ग्रॉस टोटल पे इनकम टैक्स मत कैलकुलेट करना, टोटल इनकम पे कैलकुलेट करना, ठीक है। तो टोटल इनकम पे आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, तो टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो सर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें रेट चाहिए होगा, तो रेट कहाँ से लें हम? तो देखो यहाँ पे ये चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है, तो देखो चार्जिंग सेक्शन कहता है कि एक होता है जनरल रेट ऑफ टैक्स जो कि फाइनेंस एक्ट में दिया, एक होता है स्पेशल एंड कंसेशनल। स्पेशल रेट अलग होते हैं, कंसेशनल टैक्स रेट अलग होता है, ठीक है। तो वो इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है। तो कौन सा रेट लगाना है, कौन सा जनरल रेट लगाए या कंसेशनल टैक्स रेट लगाए या स्पेशल टैक्स रेट लगाए। तो जब हम ये टैक्स रेट पढ़ेंगे तब हम वो चीजें समझेंगे। तो अभी के लिए क्या समझ के चलो, अभी के लिए आप क्या समझोगे कि भाई देखो जो जनरल रेट इनकम है, जनरल रेट इनकम है, ठीक है, उस पे हम क्या लगाएंगे, जनरल टैक्स रेट लगाएंगे, ठीक है। जो जनरल इनकम है, सब जनरल इनकम क्या होती है, देखो अभी आप आगे ये चीजें आगे समझोगे। अभी के लिए बस आप ये चीजें रट के चलो तरीके से, अभी रट के नहीं, आपको दिमाग में रखना, हाँ भाई जनरल रेट इनकम होती है, उस पर जनरल इनकम होती है, उस पर जनरल टैक्स रेट लगता है, इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। अभी हम पढ़ेंगे ना जब वो रेट, पर्टिकुलर रेट पढ़ेंगे क्या होता है, क्यों लगाते हैं, तो वो आपको समझ में आएगी, ठीक है। अभी हम जस्ट इसके बाद वाला ही टॉपिक है, ठीक है। तो ठीक है, जनरल रेट ऑफ इनकम पे क्या लगता है, या तो देखो 2 रेट लगते हैं, जनरल टैक्स रेट लगेगा या फिर कंसेशनल टैक्स रेट लगेगा, ठीक है, 2 रेट लग सकते हैं, ठीक है। स्पेशल रेट वाली इनकम है तो उस पर स्पेशल टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। तो ये रखना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सर इस पे ऐसा क्यों है कि स्पेशल रेट इनकम पे स्पेशल टैक्स रेट लगाया जा रहा है, स्पेशल रेट इनकम पे स्पेशल टैक्स रेट लगाया जा रहा है। अभी हम जब ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे ना, इससे रिलेटेड सेक्शन है कि भाई स्पेशल टैक्स रेट कितना लगेगा, क्यों लगेगा,
किस इनकम पे लगेगा, तो हम इस जब ये सेक्शन पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। तो देखना अब आपने इस तरीके से टैक्स टैक्स आ जाएगा आपका यहाँ पे, इससे टैक्स कैलकुलेट करके आपने टैक्स, ठीक है। अब उसके ऊपर आप सरचार्ज लगाओगे। सर सरचार्ज कब लगता है? सरचार्ज के लिए अभी याद करके चलो भाई, सरचार्ज लगेगा आपका इफ टोटल इनकम एक्सीड्स द लिमिट। सर ये क्या होता है अभी हम समझेंगे, तो कीप द पेशेंस। फिर उसके बाद सरचार्ज लगता है। सरचार्ज क्या होता है वी विल डिस्कस लेटर ऑन, तो अभी के लिए बस आप समझो। उसके सरचार्ज लगाया हमने, फिर सेस लगाया हमने, फिर आपका आ गया टैक्स लायबिलिटी। फिर इससे हम माइनस करते हैं टीडीएस या एडवांस टैक्स। टीडीएस एडवांस टैक्स ये होता है जो आप जब भी आप इनकम कम अर्न करते हो तो वो जो पेयर होता है ना, पेमेंट करने वाला व्यक्ति उसको वो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा देता है, वो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा देता है, वो होता है टीडीएस। एडवांस टैक्स क्या होता है? एडवांस टैक्स आप खुद से ही जमा कराते हो अपनी इनकम के ऊपर, एडवांस में टैक्स जमा कराने को एडवांस टैक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी हम इन सारे ये जो आपने टोटल इनकम में जो भी आइटम पढ़ा ना, जो भी आइटम पढ़ा सभी के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, पता है आपको? सभी के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है। तो अभी आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। आपको लग रहा होगा हाँ सर ये कैसा है, ये हम कैसे सीखेंगे, क्या होगा, ठीक है, डाउट आ रहा होगा दिमाग में आपके, बट मैंने क्या बोला, अभी आपको पेशेंस रखना है। अभी हम धीरे धीरे एक एक आइटम को ऊपर डिस्कशन होगा और आपको वो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए, आपने यहाँ पे टीडीएस आपने माइनस करना है, फिर आपका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल, ठीक है, या रिफंड भी आ सकता है, ठीक है। अगर आपका एक्स्ट्रा टीडीएस या एडवांस टैक्स आपने जमा करा दिया तो रिफंड बन जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक एलिमेंट को, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि राउंडिंग ऑफ, सर राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल की अब बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, राउंडिंग ऑफ किस चीज़ की? टोटल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल। टोटल इनकम सर हमने कहाँ कैलकुलेट करा था? देखो यहाँ पे देखो हमने ये निकाला था ना टोटल इनकम। तो आपसे कोई बोलेगा भाई टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, तो आप कैसे बताओगे? पांचों हेड की इनकम है ना, पांचों हेड की इनकम ले लो, उसमें करो क्लबिंग, उसमें करो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, फिर आपका आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, फिर उसमें से माइनस करोगे डिडक्शंस, फिर आपका आएगा टोटल इनकम, उसको हम टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका टोटल इनकम आता है, कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप कैलकुलेट करते हो टैक्स, ठीक है। टैक्स का अमाउंट आता है, फिर उसमें हम करते हैं सरचार्ज एंड सेस जोड़ते हैं, फिर आपका आता है टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स लायबिलिटी। उसमें से हमने टीसीएस एडवांस टैक्स माइनस किया तो आता है नेट टैक्स पेबल, ठीक है। तो हमें ना ये वाला आइटम और ये वाला आइटम टोटल इनकम है ना, इन दोनों आइटम की बात हो रही है, इसी को राउंडिंग ऑफ इसी का होता है, ठीक है। तो सर टोटल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल को आप कैसे राउंड ऑफ करोगे? इसको राउंड ऑफ करना है आपको नियरेस्ट रुपी 10 में, ओके। हाँ जी, तो सर एग्जांपल दे दो, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है आपको। मानो कि टोटल इनकम ऑफ एनी एसएससी, किसी एसएससी का भी टोटल इनकम सभी के लिए सेम रूल है, ठीक है। तो किसी का आपका जो इनकम है वो मानो कि 30,20,315 रुपये आया, ठीक है। 30,20,315 रुपीज़ आपका आया है, ठीक है। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। क्यों राउंड ऑफ करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोलोगे, राउंड ऑफ करना है ₹10 से, ₹10 से आपको राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या आ रहा है, आखिरी में 5 लिखा हुआ आ रहा है ना। तो इसको तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने के लिए आप कैसे करोगे? देखो अगर ये 5 है, आप एक चीज देखना है पे, 1 से लेके 1 4 एंड 5 to 9, ठीक है। 1 रुपी टू 4 रुपी विल बी 0, उसको हम 0 बोलेंगे, और 5 रुपी टू 9 रुपी हम उसको 10 बोलेंगे, ठीक है। यानी 5, अगर 5 रुपये या उससे ज़्यादा आता है, 9 तक आता है, तो हम उसको 10 रुपये मान लेंगे। अगर 1 रुपये से लेकर 4 रुपये तक का आता है कोई अमाउंट, तो हम उसको क्या मानेंगे, 0 कर देंगे। तो ये जो आपका लास्ट में जो 5 रुपये है, ठीक है, 5 रुपये, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये इस वाले में आ गया कैटेगरी में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 10 रुपये बोलेंगे। तो हम राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट रुपी 10 में। तो इसको ऐसे राउंड ऑफ करेंगे, 3,20,320 रुपये
है ना, 14 रुपये था तो ये 20 रुपये हो गया। इस तरीके से अगला वाला एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ देखो, है ना, 3,20,314 रुपये है यहाँ पे। हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि 10 हो जाएगा, है ना। तो 3,20,310 हो जाएगा। आई होप ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा राउंड ऑफ क्या कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जो आंसर लिखना होता है वो राउंड ऑफ करके लिखना होता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है सर। अब ये तो हो गया, हमने इनकम के लिए बात करा, टोटल इनकम। देखो यहाँ पे टोटल इनकम या नेट टैक्स पेबल, है ना, इन दोनों के लिए सेम रूल है। तो सेम एज मैंने यहाँ पे क्या दिया, सेम एज अबाउट, यानी कि इसी तरीके से राउंडिंग ऑफ होगी। ठीक, समझ में आता है, ओके। अब देखो जनरल टैक्स रेट ऑफ इनकम, है ना, जनरल टैक्स रेट ऑफ इनकम। देखो जनरल मैंने यहाँ पे आपको क्या पढ़ाया था, देखो अभी वर्ड आ रहे हैं ना, धीरे धीरे करके आएंगे। तो जनरल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जनरल टैक्स रेट। ठीक है, जनरल टैक्स रेट कहाँ पे दिया रहता है, फाइनेंस एक्ट में दिया रहता है। ठीक है, तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि जनरल टैक्स रेट होता क्या है। तो ये है आपका जनरल टैक्स रेट ऑफ इनकम, ठीक है, हाँ जी। ओके, तो इसको हम ओल्ड टैक्स रेजिम भी बोलते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, बजट में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि भाई हाँ मार्केट में न्यू टैक्स रेजिम भी आई है और एक ओल्ड टैक्स रेजिम भी होती है। हाँ सर, सुना तो है कहीं ना कहीं जी, और मान लो किसी ने नहीं सुना, तो किसी ने नहीं सुना तो अच्छी बात है, आपने नहीं सुना, अभी आप सीख जाओगे। अभी आप इस लेक्चर में पूरा सीख जाओगे क्या टैक्स रेट क्या होता है, कितना लगता है, किस एससी के ऊपर टैक्स रेट कितना लगता है। अभी हम पूरा इस चैप्टर एंड होते होते आप पूरा सीख जाओगे, ठीक है। टैक्स रेट कैसे लगाते हैं, कैसे कैलकुलेट होती है टैक्स, ठीक है, हैव पेशेंस। तो ये कहता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम, ठीक है भाई, ओल्ड टैक्स रेजिम आपका, इसको हम बोल के चलते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम, ठीक है। मार्केट में हम इसको ओल्ड टैक्स रेजिम भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही था, अब नया आ गया तो उसको न्यू टैक्स रेजिम बोल देते हैं, इसको ओल्ड टैक्स रेजिम बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें इंडिविजुअल के लिए बात करेंगे, इंडिविजुअल फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP। अब इसमें कंफ्यूज तो नहीं कि HUF किसको बोलते हैं, AOP किसको बोलते हैं, BOI किसको बोलते हैं, AJP किसको, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है AJP कौन होता है, BOI कौन होता है ना, ठीक है, ओके। तो देखना, अब इसमें इनके ऊपर रेट लगाना, हमको टैक्स रेट लगाना है ना, टैक्स रेट, इन टैक्स रेट को हम जनरल टैक्स रेट बोलते हैं। तो ये इनके ऊपर क्या अप्लीकेबल होता है, ये जो 5 लोग हैं, 1, 2 HUF, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ए, इन पांचों के लिए सेम स्लैब लगता है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं स्लैब रेट, ठीक है, स्लैब रेट लगता है इनके ऊपर, ठीक है। ये स्लैब रेट कैसा होता है, अभी देखो बताता हूँ मैं आपको। इफ टोटल इनकम, ठीक है, इफ टोटल इनकम एप्लीकेबल टैक्स रेट, इफ टोटल इनकम अप टू 2,50,000 है, अप टू 2,50,000, तो इसको ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या रहेगा, 0 रहेगा, नील रहेगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इतना आपका अमाउंट 2.5 लाख रुपए तक पे आपका 0 टैक्स रेट, टैक्स कितना लगेगा, 0, यानी कि आप अगर मैंने सिर्फ 2.5 लाख रुपए कमाए तो मेरे को सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। अब लेकिन अगर 2.5 लाख से ज्यादा है बट अप टू 5 लाख है, 2.5 लाख से ऊपर है, 2.5 लाख से ऊपर है बट अप टू 5 लाख है, तो उसके ऊपर कितना टैक्स रेट लगेगा, अपना 5% लगेगा, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद अगला स्लैब रेट है, अगला स्लैब रेट क्या है, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक, ठीक है, उस पर कितना टैक्स रेट रहेगा। अगर कोई अमाउंट 5 लाख से ऊपर है और 10 लाख तक है तो उस पर लगेगा आपका 20% का टैक्स रेट। अब अगला है एक्सीडिंग कितना, एक्सीडिंग 10 लाख। तो अगर कोई अमाउंट 10 लाख से भी ज्यादा है, मतलब आपने इनकम कमाया, यानी हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ टोटल इनकम, है ना, इफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 10 लाख, है ना, आपका टोटल इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है, तो 10 लाख से जितना ऊपर है ना, 10 लाख से नीचे वाले तो इनमें कवर हो गया ना, इस स्लैब में कवर हो गया ऑलरेडी, आपने इस लेवल में कवर हो गया। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, 10 लाख से जितना भी ऊपर, मान लो 11 लाख है तो 1 लाख, 10 लाख से ऊपर कितना है, 1 लाख, 1 लाख के ऊपर कितना लगेगा, 30% लगेगा।
ठीक है, 30% लगेगा आपका टैक्स। यहाँ तक समझ में आता है? एक और बार समझाता हूँ, ठीक है। 2.5 लाख रुपए पे 0, 2.5 लाख से ऊपर है इनकम आपकी, ठीक है। टोटल इनकम आपने कैलकुलेट करा, टोटल इनकम क्या होता है अभी मैंने समझाया आपको ऊपर में, इससे जस्ट प्रीवियस वाला टॉपिक था ना, टोटल इनकम क्या होता है, क्या क्या आइटम आता है टोटल इनकम पे, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। तो टोटल इनकम आपने कैलकुलेट करा और वो टोटल इनकम 2.5 लाख तक है, 0। फिर टोटल इनकम अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख तक है, यानी इसके बीच में कितना अमाउंट आ रहा है, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। 2.5 लाख पे 5% का, फिर उसके बाद 5 लाख से आपका टोटल इनकम आपने कैलकुलेट किया वो आता है 5 लाख से ऊपर बट 10 लाख तक है। तो इस बीच का अमाउंट पे, इस बीच के अमाउंट पे कितना लगेगा, 20% लगेगा। और 10 लाख से ऊपर कोई अमाउंट है, जितना भी अमाउंट है 10 लाख से ऊपर, उन सभी पूरे अमाउंट पे 30% का टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। समझ में आता है? अब देखना है, अब देखना यहाँ पे तो कितने कितने लोग थे यहाँ पे, टोटल 5 लोग थे। पांचों के लिए एजेपी के लिए भी यही रूल, बीओआई के लिए भी यही, एओपी के लिए भी यही, एचयूएफ के लिए भी यही, इंडिविजुअल के लिए भी यही, पांचों के लिए स्लैब यही रहेगा, ठीक है। पांचों के लिए स्लैब यही रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के लिए एक और स्लैब लाया गया। इंडिविजुअल के लिए 3 स्लैब है, ठीक है। पहला स्लैब हमने पढ़ लिया इंडिविजुअल का, एक पहला स्लैब ये है जो हमने ये पढ़ा, ठीक। पहला स्लैब तो ये हो गया आपका, है ना। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं। अब नेक्स्ट समझना, देखो ये तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया भाई, ये पांचों के लिए है ये सेम स्लैब, लेकिन रेजिडेंट इंडिविजुअल, सर इंडिविजुअल तो यहाँ पे भी था, हाँ यहाँ पे भी था, इंडिविजुअल यहाँ पे भी है, रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात हुई है यहाँ पे भी। तो सर दोनों में क्या फर्क है, अभी देखो आगे पढ़ो। हु इज एज ऑफ 60 ईयर और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स, बट सॉरी लेस देन 80 ईयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका सर क्या मतलब है बताओ। देखो कह रहा है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है। सर हमने रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट तो हमें नहीं पता, रेजिडेंट किसको बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, वो अगले चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा। अभी इस वाले चैप्टर से जो आपका क्वेश्चन बनेगा उसमें क्लियरली बोलेगा हाँ भाई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, क्वेश्चन में लिखेगा कि मिस्टर एक्स इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, और बोलेगा कि उसकी एज इतनी है। अब आप उसका फिर बोलेगा उसका टोटल इनकम इतना है, ठीक है, 10 लाख है, 20 लाख है, 5 लाख है। अब इसके ऊपर क्या करो, आप टैक्स कंप्यूट करो, बस आपको इतना बोलेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या समझना है कि हाँ कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है ना, रेजिडेंट भी है इंडिविजुअल भी है, ठीक है, दो चीजें हैं, यानी क्या है, रेजिडेंट है और इंडिविजुअल भी है, ठीक है। तो हु इज एज ऑफ 60 ईयर, यानी कि जिसकी एज कितनी है, 60 है या 60 से ज्यादा है, 60 या 60 से ज्यादा है, ठीक है, 60 और मोर, ठीक है, बट लेस देन 80 ईयर्स, यानी 80 से कम है, ठीक है, 60 या 60 से ऊपर, 80 से कम, ठीक है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब देखो प्रीवियस ईयर का मतलब तो आपको पता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। हाँ, तो प्रीवियस ईयर में अगर आप लेस देन 80 है बट 60 या 60 से ज़्यादा है, तो अब आपको उसको क्या बोला जाएगा, शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे उसको, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन बोलेंगे। तो उसके ऊपर जो स्लैब लगेगा वो स्लैब इस तरीके से होगा कुछ, इफ टोटल इनकम ऑफ ठीक है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन अप टू 3 लाख है, तो अप टू 3 लाख है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, यानी कि अप टू 3 लाख अगर टोटल इनकम उसने 3 लाख तक कमाया तो कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है उसको। बट हाँ 3 लाख से ऊपर कमाया तो देखो स्लैब है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं स्लैब, ठीक है। तो एक्सीडिंग 3 लाख बट अप टू 5 लाख 5% का हो गया, एक्सीडिंग 5 बट अप टू 10-20% का होगा, बिल्कुल सेम स्लैब है। देखो बस क्या चेंज हुआ, 3 लाख रुपए यहाँ से यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 आ गया, बट पिछले स्लैब में क्या था, 2.5 था यहाँ पे, ठीक है, 2.5 लाख था, यहाँ पे 2.5 लाख था, बस यही चेंज हुआ, बाकी रेट तो देखो बिल्कुल सेम है, 10 लाख से ऊपर 30%। समझ में आता है? तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, फर्स्ट वाले स्लैब में, फर्स्ट वाले स्लैब में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या है, रेजिडेंट होना चाहिए प्लस इंडिविजुअल होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है, एक तो ये हो गया, ठीक, दूसरा 60, ये उसकी जो एज है ना 60 या 60 से ज़्यादा होनी चाहिए बट लेस देन 80 होना चाहिए, ठीक है। यानी सर
इसमें तो जो जिसकी एज 60 ईयर है, जिसकी एज 60 ईयर है वही कवर है ना, और वो रेजिडेंट भी है ना। ऐसा कोई इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है और जिसकी एज 60 या 60 से ज़्यादा है बट इट लेस देन 80 है ना, लेस देन 80 है, तो वो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसके ऊपर ये स्लैब लगेगा, है ना, ये वाला स्लैब लग जाएगा, ठीक है। उसको 3 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाएगी। अगर मान लो सर कोई 59 का है तो, कोई 58 का है तो, कोई 25 का है तो उसके ऊपर कौन सी स्लैब लगेगी, उसके ऊपर ये वाली स्लैब लगेगी, फर्स्ट वाली लग जाएगी, ठीक है, इंडिविजुअल में, है ना। इंडिविजुअल की बात हो रही है ना सेकंड वाले में, सेकंड वाले पॉइंट में। तो यहाँ तक समझ में आता है, यानी कि जो 60 से कम है, जो 60 से कम है ना, लेस देन 60 है, जो लेस देन 60 है यानी 59, 58, 55, 25, 18 ना, जितने का भी है, तो वो इस वाले स्लैब में कवर हो जाएगा। उसको कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी, 2.5 लाख रुपए की। बाकी आपको ये स्लैब तो याद रखना ही है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक ये आ गया तीसरा स्लैब, ये किसके लिए, पहले ये वाला पॉइंट समझते हैं क्या है। रेजिडेंट इंडिविजुअल whose age of 80 years, who is of age whose age of 80 years or more at any time during the previous, ठीक, पिछले साल मैंने जिस ईयर का इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हो उस साल किसी भी टाइम वो 80 ईयर्स या उससे ज्यादा का हो जाता है, ठीक है। और वो होना कौन चाहिए, वो रेजिडेंट प्लस इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है, रेजिडेंट प्लस इंडिविजुअल होना चाहिए, ओके। तो हम उसको क्या बोल के चलेंगे, इस, है ना, उसको हम बोलेंगे रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या स्लैब लगेगा, इसके ऊपर स्लैब रेट कुछ इस तरीके से लगेगा, अप टू 5 लाख। इसका स्लैब रेट क्या हो जाएगा, 5 लाख तक का इनकम, उसकी टोटल इनकम आप कैलकुलेट करोगे या क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो टोटल इनकम, उसका जो टोटल इनकम है 5 लाख तक का टोटल इनकम, उसके ऊपर टैक्स रेट क्या रहेगा, 0 रहेगा, नील रहेगा, ठीक है। नील का मतलब 0, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इसको हम बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो आपसे कोई पूछे कि सुपर सीनियर सिटीजन का, सॉरी रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन का बेसिक, उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी मिलती है, तो क्या बोलोगे आप, 5 लाख रुपए की मिलती है। अगर आपको कोई बोलेगी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को कितना मिलता है, कितना बेसिक, उसका बेसिक एग्जेम्पशन कितना होता है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इसको आप क्या बोलोगे, 3 लाख रुपए होता है। और जो नॉर्मल है, जो 60 साल से कम का है, जो 60 साल का इंडिविजुअल 60 साल का कम 60 से कम का है, उसके ऊपर कितना, उसकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख रुपए की है। ये 3 पॉइंट के बिल्कुल क्लियर है और इनमें डिफरेंस क्या है आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या बात हो रही है, सेकंड वाले पॉइंट में क्या, थर्ड वाले पॉइंट में क्या, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपने ये 3 एक तरीके इंडिविजुअल की कितनी हो गई, इंडिविजुअल के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या हो गया, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इंडिविजुअल के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या हो गया, 2.5 लाख, 2,50,000, 3 लाख और तीसरा है 5 लाख। अब ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट डिपेंड करती है वो रेजिडेंट होना चाहिए एंड उसकी एज के ऊपर, ठीक है। एग्जेम्पशन लिमिट किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी एज के ऊपर, ठीक है, इंडिविजुअल की एज के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा A to Z। अब बात करते हैं रिबेट, कॉन्सेप्ट होता है एक रिबेट का। तो सर ये रिबेट क्या होता है, रिबेट होता है एक छूट, किसको मिलता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, ठीक है। किसको मिलता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को, ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है क्या, इफ टोटल इनकम रेजिडेंट इंडिविजुअल का आप टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अगर वो 5 लाख तक का है, टोटल इनकम आपने कैलकुलेट करा, अगर वो 5 लाख तक का है तो अमाउंट ऑफ रिबेट आप कितना दोगे, हम उसको सर रिबेट देंगे 12,500 या टैक्स अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, टैक्स अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे और उसको कंपेयर करोगे 12,500 से, ठीक है। तो जो भी कम होगा विच एवर इज लोअर, वो आपका रिबेट अमाउंट बन जाएगा और उसको आप क्या करोगे,
आपको उतना रिबेट उसको देना होगा। ठीक है सर, ये रिबेट देते कैसे, अभी देखो, अभी ये एग्जांपल नीचे लिखा हुआ, अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, पेशेंस रखो। ठीक है, तो उसको रिबेट मिलेगा कितने का, 12,500। 12,500 का रिबेट क्यों मिलेगा, फिर से बताता हूँ। वो क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए वो रेजिडेंट प्लस वो इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, एक तो होना चाहिए वो रेजिडेंट, दूसरा इंडिविजुअल होना चाहिए, तीसरा उसका टोटल इनकम 5 लाख तक होना चाहिए। यानी कि कितनी कंडीशन होगी, पहला रेजिडेंट होना चाहिए, दूसरा वो इंडिविजुअल होना चाहिए, तीसरा उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक की होनी चाहिए। राइट, ठीक है, उसके बाद चौथा उसको रिबेट अमाउंट कितना मिलेगा, चौथा पॉइंट, उसमें उसको रिबेट अमाउंट कितना मिलेगा। सर रिबेट अमाउंट 12,500 और टैक्स का अमाउंट विच एवर इज लोअर विल बी द रिबेट अमाउंट। ओके, तो ये हो गए आपके 4 पॉइंट्स। ठीक है, अब ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब पॉइंट टू बी नोटेड, एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या है पॉइंट, क्या है कि रिबेट इज टू बी गिवन, जो रिबेट हम देंगे वो देंगे बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन से। सर ये क्या होता है, अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो देखो अभी आप ये कुछ एग्जाम्पल करेंगे ना, उसमें और समझ में आएगा। ये वाला पॉइंट आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल है मिस्टर ए है कोई, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैविंग एज ऑफ 29। ठीक है, 29 साल का है। ठीक है, 29 ईयर्स का है। ठीक है, तो केस वन पे दिमाग देना, केस 2 केस 3 अभी बोल जाओ, केस 1 पे दिमाग। अगर इसकी टोटल इनकम क्या है, 4,50,000। ठीक है, इसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। देखो अब आपको रिबीट, इसकी एज क्या है 29, तो इसके ऊपर कौन सा स्लैब लगेगा, स्लैब कौन सा लगेगा, ये वाला स्लैब लगेगा। ठीक है, देखो 60 से कम का है, ठीक है, ये मैथमेटिक वाला साइन है, अगर उल्टा पुल्टा हो जाए तो माफ करना मुझे। ठीक है, तो ये लेस देन क्या है, लेस देन 60 ईयर्स। हाँ भाई, लेस देन 60 29 का है, तो ये वाला स्लैब लगेगा। अब इस पे आप टैक्स कंप्यूट करोगे। ठीक है, आओ 4,50,000। अब सर टैक्स कंप्यूट करेंगे, एक बार सर एक बता दो हमें, ताकि हम आसानी हो जाए हमारे लिए कैलकुलेट करना। तो चलो मैं आपको टैक्स कंप्यूट करना सिखाता हूँ। ठीक है, इसकी इनकम कितनी है, टोटल इनकम। टैक्स किसके ऊपर कंप्यूट होता है, टोटल इनकम के ऊपर, टोटल इनकम। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना कितनी है टोटल इनकम, 4,50,000। कैसे कंप्यूट करोगे, लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, तो कैसे कंप्यूट करोगे, ये है इंडिविजुअल का हम कंप्यूट करते हैं। देखो तो अप टू ₹2,25,000 ये वाला स्लैब लगेगा ना, 2.5 लाख वाला स्लैब लगेगा। तो इस पे पर क्या लगता है टैक्स रेट, नहीं 0 होता है। फिर रुपीज 2,50,000 टू 5 लाख, बट ये 5 लाख तो है ही नहीं। राइट, यहाँ तो 4,50,000 है सर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4,50,000 लिखेंगे, क्योंकि 5 लाख तक, मैंने बोला अप टू 5 लाख है ना, तो 2.5 से लेके 5, तो ये तो है ना 4,50 ना, 4,50,000। तो ये इसके बीच में, तो यहाँ पे ये आ गया वाला अमाउंट। तो इसके ऊपर क्या टैक्स रेट लगेगा, @5%। राइट, हाँ जी सर। तो आप इसको कैलकुलेट करो कि माइनस करो कितना होता है इसको। तो 4,50,000 माइनस 2.5 लाख, कितना अमाउंट इसके बीच में आता है, 2 लाख। 2 लाख का अमाउंट आता है, इसके ऊपर कितना लगाओगे 5%, तो 10,000 आपका टैक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे टैक्स का अमाउंट, टैक्स 10,000 रुपये। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे, तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 10,000 टैक्स। हाँ जी सर, टैक्स आ गया हमारा 10,000 रुपये। अब रिबेट कैसे दोगे, और सर रिबेट का देखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट रिबेट। तो आप लिखोगे यहाँ पे रिबेट। ठीक है, रिबेट कैसे करोगे, रिबेट कितना मिलता है, रिबेट पहले देखते हैं हम कंडीशन मीट करते हैं, क्या कंडीशन मैच कर रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है, रेजिडेंट होना चाहिए, ये है रेजिडेंट। दूसरा इंडिविजुअल होना चाहिए, हाँ मिस्टर एक इंडिविजुअल है। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि भाई, तीसरा हमने उसकी इनकम 5 लाख तो होनी चाहिए, क्या 5 लाख तक है उसकी इनकम, हाँ जी है, तीसरी कंडीशन ही मीट होगी। चौथा उसको रिबेट कितना मिलेगा। ठीक है,
तो देखो ये 3 कंडीशन होगी, चौथा तो ये आपका पॉइंट हो गया एक तरीके से। कंडीशन तो कितनी है, 3 है, ये 3 कंडीशन मीट हो गई तो आपको रिबेट मिल जाएगा। कितना मिलेगा, टैक्स 12,500 टैक्स अमाउंट विच इज लोअर, ठीक है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन मीट हो रही है ना, तो 12,500 रिबेट कितना मिला, 12,500 और टैक्स अमाउंट, टैक्स कितना है इसका, 10,000 रुपये लोअर, लोअर कितना है 10,000 रुपये, 10,000 ही तो लोअर है, हाँ जी सर 10,000 रुपये लोअर है, ठीक है। तो आपने ये इतना इस तरीके से लिखना है। तो रिबेट अमाउंट क्या आ गया, दैट इज रिबेट अमाउंट इज पीस 10,000, इस तरीके से आपने, ठीक। अब इस रिबेट को क्या करा हमने, टैक्स में से माइनस कर दिया है ना। रिबेट हम क्या करते हैं, टैक्स में से माइनस करते हैं। रिबेट का मतलब क्या है, टैक्स की माफी। रिबेट का मतलब क्या, टैक्स की माफी। तो टैक्स कितना उसमें से, टैक्स में से हमने 10,000 माफ कर दिया आपका, ठीक है। टैक्स में से 10,000 हमने माफ कर दिया, यानी माइनस कर दिया, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख भी रखा है, टैक्स 10,000 और 12,500 विच इज लोअर, इस तरीके से कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, टैक्स टैक्स आफ्टर रिबेट, ठीक है, नील, क्योंकि भाई 10,000 माइनस 10,000 नील हो जाएगा। अब इसमें आप ऐड करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब यही बोला गया इस वाले पॉइंट में, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, ये वाला पॉइंट जो मैंने लिखा है, ये इसमें क्या लिखा आप देखो, इस पॉइंट को पढ़ो, लिखा है रिबेट इज टू बी गिवन, कब रिबेट दिया जाएगा, बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हमने यहाँ पे रिबेट कैलकुलेट करा ना, रिबेट यहाँ पे कैलकुलेट कर, क्या हमने इसमें टैक्स अमाउंट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ा, नहीं जोड़ा, है ना। जबकि हम क्या करते हैं, सेस जोड़ते हैं, सॉरी सरचार्ज भी जोड़ते हैं, प्लस सेस जोड़ते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है टैक्स अमाउंट, फिर आता है टैक्स अमाउंट, बट हमने यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया, राइट। बट हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। 10,000 रुपये ये हमने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करी, और फिर अब हमने हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ किया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला केस पे देखते हैं। यहाँ पे तो 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख के ऊपर आप टैक्स खुद कंप्यूट करोगे, सेम स्टेप लगाना आपको, जैसे मैंने ऐसे बताया ना आपको, इसी तरीके से आपको टैक्स कंप्यूट करना, ठीक ठीक है। 5 लाख पे आपने टैक्स कंप्यूट करके आपका आएगा 12,500, ठीक। फिर उसमें से रिबेट आप कैलकुलेट करो, रिबेट कैसे कैलकुलेट करो, सेम वे इसी तरीके से रहेगा, खुद से ट्राई करना ये वाला, ठीक है। केस सेकेंड 12,500, ठीक है, ये आएगा 12,500 नील, टैक्स रेट आपका, जब टैक्स रेट ही 0 है तो हेल्थ एंड एजुकेशन से किस पे चार्ज, कि हेल्थ एंड एजुकेशन से चार्ज होता है टैक्स के ऊपर, ठीक है। ठीक, अब आते हैं अगला थर्ड केस। आपकी इनकम यहाँ पे टोटल इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम इसकी कितनी है, 5,50,000 रुपये। और ऊपर 5,50,000 रुपये, यहाँ तो हमने पढ़ा है सर टोटल इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए, तभी हम रिबेट उसको देंगे, है ना। एसएससी को रिबेट कभी नहीं जब 5 लाख तक आएंगे, तीनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। 5 लाख तो है, 5,50,000, तो आप इसको रिबेट दोगे, नहीं दोगे रिबेट, ठीक है। समझ आता है, रिबेट आप इसको नहीं दोगे, ठीक है। तो आपने रिबेट नहीं दिया, आपने टैक्स कंप्यूट करा, रिबेट में लिख दिया 0, है ना, नॉट एलिजिबल सिंस अबव 5 लाख, सिंस इन टोटल इनकम इज अबव 5 लाख। अब आपने टैक्स आफ्टर रिबेट आपको कितना है कैलकुलेट करना खुद से, ठीक है, यही आना चाहिए आपका। अगर ये आया तो आपने सही समझा मेरे से, ठीक है। उसके बाद आपने सेस उसके ऊपर जोड़ा, सेस किसके ऊपर लगाया, इस टैक्स अमाउंट के ऊपर, इस 22,500 के ऊपर सेस लगाया 4%, ये आएगा अमाउंट आपका, फाइनल अमाउंट ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये वाला एक एग्जांपल है, ये भी करा देता हूँ। देखो मिस्टर ये है, रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, हैविंग एज ऑफ 29। तो पहले तीनों कंडीशन मीट करो, रेजिडेंट है, हाँ सर रेजिडेंट है, रेजिडेंट कहाँ का है, ये तो पाकिस्तान का है सर, इंडिविजुअल तो है सर, ये वाली कंडीशन तो मीट हो रही है, पाकिस्तान है सर ये तो। आपने तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, ऑफ इंडिया, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का रेजिडेंट होने, ये पाकिस्तान का है मेरे भाई, ठीक है। पाकिस्तान वालों को थोड़ा देंगे हम रिबेट हम किसको देंगे, जो इंडिया का होगा, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। रेजिडेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, इंप्लाइड है
रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये पाकिस्तान का है, दैट मीन्स ये कंडीशन मीट नहीं कर रही है रिबेट वाली, ठीक है। चाहे इसकी इनकम 5 लाख से कम होगी बट हम इसको रिबेट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया का नहीं है, रेजिडेंट इंडिया का नहीं है, रेजिडेंट इंडिया का होगा तो ही इसको मिलेगा रिबेट, ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर जो टैक्स आएगा ये आएगा और इसके ऊपर रिबेट नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ गया टैक्स अमाउंट, फिर सेस ऐड करते हो, सेस आप देखो सेस आपको क्लियर हो गया, सेस किसके ऊपर लगाते हैं टैक्स अमाउंट ऊपर, कंपल्सरी लगता है, ठीक है। आपका टैक्स अमाउंट 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 10 रुपया, 20 रुपया, कितना भी हो, सेस उसके ऊपर लगेगा, फिर आपका फाइनल अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा। तो इस तरह से केस 2 केस 3 आप खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद आती है अब तक अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने कितना पढ़ लिया, इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स रेट क्या होता है, ठीक। इंडिविजुअल के ऊपर 3 स्लैब रेट लगते हैं, ठीक है। एक तो 2.5 लाख वाला लगता है, एक 5 वाला लगता है और एक 10 लाख वाला लगता है, ठीक। अब उसके बाद हमने पढ़ा एक HUF का भी पढ़ लिया, AOP का भी पढ़ लिया, AOP BOI का भी पढ़ लिया और AJP का भी पढ़ लिया, ठीक है। इनके ऊपर सिर्फ 2.5 लाख वाला स्लैब लगता है, ठीक है, ठीक 2.5 लाख वाला, अभी तक नहीं पढ़ लिया, समझ में आता है इतना। अब देखो फर्म लोकल अथॉरिटी, यानी कि हमने तो 8 लोग पढ़े थे, है ना, इंडिविजुअल, HUF, ठीक है, फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, कंपनी में 8 लोग थे, तो 3 लोग तो हो गए, 5 लोग तो हो गए, यानी कि बचे कितने, 3 लोग। तो ये हो गया आपका, इसमें कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 लोग हो गए, और ये कंपनी और एक ये फर्म कंपनी। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक अलग है, ठीक है, 4 ही हो गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी AJP ही होती है, ठीक है, बट इनका स्लैब रेट अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो जिसका स्लैब रेट अलग से दिया हुआ है उसको अलग से आपको याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्म या लोकल अथॉरिटी पे टैक्स रेट क्या होता है भाई, फर्म या लोकल अथॉरिटी पे टैक्स रेट क्या होता है, 30% का होता है, सीधे 30%। यानी कि सर इन्होंने अगर मानो, फर्म का मतलब पता है ना आपको, फर्म इंक्लूडिंग LLP और लोकल अथॉरिटी, यहाँ पे 2 लोग की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग की बात हो रही है, 2 लोग, सॉरी, ठीक है, फर्म इंक्लूडिंग LLP, तो फर्म के ऊपर या लोकल अथॉरिटी के ऊपर, इनके ऊपर टैक्स रेट रहता है 30%, इनके ऊपर स्लैब नहीं लगता है ना, इनका ऐसा नहीं है कि 2.5 लाख का माफ, 2.5 से ऊपर वाले के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि सीधे 30%। यानी कि अगर मान लो फर्म ने कमाए 1 लाख रुपए, फर्म की इनकम आई 1 लाख रुपए, इनको सीधे टैक्स रेट लगेगा 30%, कितना, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, ठीक, ओके। कंपनी में एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, दूसरी होती है फॉरेन कंपनी, दूसरी होती है हमारी फॉरेन कंपनी, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलेंगे, रजिस्टर किया, ऑब्वियसली जो हमारी इंडियन कंपनी है, जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, और ठीक है, रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, और जिसका ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है ना, ये आपने पहले से पढ़ा हुआ, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, 2 रेट लगते हैं, तो देखना इस पे 2 रेट लगते हैं, इफ टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट, 2 शब्द है यहाँ पे, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट। ग्रॉस रिसीट बेसिकली बोलते हैं जब आप सर्विस इंडस्ट्री में होते, ठीक है, और टर्नओवर कब यूज करते हैं, टर्नओवर जब यूज करते हैं जब आप कोई सामान बेच रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ पे सर्विस होती है वो ग्रॉस रिसीट होता है, जहाँ पे कोई सामान बिक रहा होता है, जो कंपनी सामान बेचती है, गुड्स बेचती है, उसको हम उसके लिए हम यूज करते हैं टर्नओवर, ठीक है, यानी कि है एक ही चीज, सेल। इनकेस हम कहें सिंपल वर्ड में कहें तो सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट इज अप टू 400 करोड़, ठीक है, कितना है, 400 करोड़ है, कितना 400 करोड़ है, कब, इन प्रीवियस ईयर 2022 2023, ठीक है, 22-23 में। प्रीवियस ईयर किसकी बात हो रही है, प्रीवियस ईयर 22-23 में। अगर 22-23 में उसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट यानी कि सेल अगर 400 करोड़ है, ठीक है, अप टू 400 करोड़, मतलब 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 400 करोड़ से ऊपर नहीं है, अप टू है, तब उसको 25% का टैक्स रेट लगेगा। मानो कि कोई कंपनी है, एग्जांपल से मानो कि कोई कंपनी है, उसने 2024-25, ठीक है, समझना, 2024-25, ठीक है, 2024-25 में उसने कमाए 1,000
करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, प्रॉफिट है इसका 1000 करोड़ रुपए, ठीक है, बड़ी कंपनी कमाती है, ठीक है। और इसके ऊपर टैक्स रेट क्या लगेगा, कैसे डिसाइड करो टैक्स रेट कैसे लगेगा। और ठीक है, कंपनी है, एक कंपनी है, मान लो रिलायंस है, जैसे अपनी रिलायंस है, RIL इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ये रिलायंस है अपनी। और रिलायंस का ना इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में कि रिलायंस का जो टर्नओवर था वो 400 करोड़ था, एग्जांपल के लिए मान के चलो 400 करोड़ तक का था, ठीक है, अप टू 400 करोड़ था कब 22-23 में, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है, और वो आपको कुछ बोला नहीं। तो अगर 400 करोड़ 22-23 में था टर्नओवर आपका, तो उस पर टैक्स रेट कितना आया, 25%, समझ में आता है, 25% टैक्स रेट आप उसके ऊपर लगाओगे, ऐसा करके लिखा हुआ है तो, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, मान लो कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, सिर्फ आपको बोला गया है क्या कि RIL ने इतना, ठीक है, रिलायंस ने 24-25 में इतना प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर टैक्स रेट क्या लगेगा, तो इसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 30% का, 30%। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है ब्रैकेट में, इफ नथिंग स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन अबाउट टर्नओवर और ग्रॉस मार्जिन, है सेल के बारे में बताया नहीं गया, देन रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, 30% का लगेगा, ठीक है, 30% का उसके ऊपर टैक्स सीधे लगा देना, जितना प्रॉफिट उसके ऊपर 30%, कितना अमाउंट आएगा, 30%, 300 करोड़ का टैक्स का अमाउंट आया। अभी इसके ऊपर क्या चीज ऐड होगा, इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, सेस लगेगा, सरचार्ज अभी अलग से ऐड होगा, सेस अलग से होगा, ठीक है। तो अभी सरचार्ज और सेस क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको सेस का मतलब बता दिया, सेस कैसे चार्ज होता है, बेसिकली 4% से कंपल्सरी चार्ज होता है हर केस में, चाहे आपका टैक्स का अमाउंट 10 रुपये हो, 20 रुपये, 4 जीरो हो तो जीरो पे क्या लगा होगा टैक्स भाई, जब टैक्स ही जीरो है, जब टैक्स ही जीरो है तो भाई सरचार्ज क्या सेस क्या लगेगा, ठीक है। अभी बेसिकली अभी समझ के चलो, अभी जैसे पॉइंट आएगा फिर वापस आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी डोमेस्टिक कंपनी है तो सर 2 रेट, या तो 25 या तो 30, ठीक है, समझ में आता है। और मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ, क्या हो गया, देखना। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, फॉरेन कंपनी की, ये तो डोमेस्टिक कंपनी का हो गया, फॉरेन कंपनी का, फॉरेन कंपनी के ऊपर क्या टैक्स रेट लगेगा, देखो फॉरेन कंपनी का मतलब अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, क्वेश्चन में क्लियरली बोलेगा भाई कि फॉरेन कंपनी है, बताओ उसके ऊपर टैक्स रेट क्या होगा, तो देखो 35% इसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा, 35%, ठीक है, 35%, सीधे 35%, 35% का मतलब क्या हुआ, इसने जो भी प्रॉफिट कमाया, मानो कि इसने 2000 कमाया, 2000 करोड़ रुपए कमाए, इसका 35% कर दो, ये आ गया आपका टैक्स का अमाउंट, ठीक, सीधा आपका टैक्स का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, 2000 का 35%, 700 करोड़ रुपीस टैक्स का अमाउंट, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है, टैक्स रेट आपको पता लगे। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका कैसे टैक्स रेट लगता है देखना, इसका देखना कैसे, मतलब सबसे घटिया, मतलब बोलेंगे ना घटिया स्लैब रेट आता है, वो है, देखो इफ टोटल इनकम मान लो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की 10,000 तक की इनकम, सिर्फ 10,000 है, 10,000 है तो 10% लगेगा, 10,000 से ऊपर है बट 20,000 तक है, 10,000 से ऊपर है बस 20,000 तक का, तो जो 10,000 से 20,000 का जो अमाउंट है उसको ऊपर 20% का, 20,000 से ऊपर वाला अमाउंट है, जितना भी ऊपर वाला अमाउंट हो, एक्सीडिंग 20,000, कितना भी जो भी अमाउंट है, ठीक है, मानो कि 30,000 है, 30,000 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 20,000 से एक्सीडिंग 10,000, 10,000 के ऊपर कितना लगाओगे, 30% का लगाओगे, ठीक है, ठीक है। तो सर एक एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल से बताता हूँ, एक चीज बताओ आपको, इतना तो समझ में आ गया कि हाँ भाई 10,000 है इनकम तो भाई 10% लगेगा, 10,000 से ऊपर है 10,000 से ऊपर 20,000 तक 20% लगेगा, 20,000 से ऊपर 30% लगेगा। अच्छा तो बताओ ना, ये सोचो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कोई भी है यार, आज के जमाने में तो कूड़े वाला भी भाई, कूड़े वाले की भी 30-40 हजार कमा लेता है वो, है ना, 30-40 नहीं 25-30 तो कमा ही लेता है। तो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी 10,000 रुपए, मतलब 10,000 तक है तो 10%, अबे सीधे लगा देते 30%, 20,000 से ऊपर क्या सीधे 30% का टैक्स रेट लगा देते। तो देखो इनको कैसे लगा, 10,000 तक कोई इनकम, कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम अगर 10,000 तक है तो 10%, 10,000 से ऊपर 20,000 तक है तो 20%, मतलब मजाक बनाया हुआ है ना पूरा। तो अभी जो नया इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है ना, आ जाएगा 2-3 सालों में, कंफर्म में आएगा नया इनकम टैक्स एक्ट है, तो उसमें देखना ये सारी चीजें है ना, ये सारा एरर है, एक तरीके से कॉपी पेस्ट का एरर है, तो ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी देखना उसमें,
तो देखो, तो मानो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी इनकम 60,000 रुपये है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 10,000 तक पे तो 10%, तो 10,000 पे कितना हो जाएगा ये? 10% कितना होगा इसका? 1,000 रुपये, राइट। 10,000 से 20,000 तक कितना आएगा? 10,000। 10,000 पे यानी कि अमाउंट कितना यहाँ पे बनेगा? 10,000 रुपये। माइनस करोगे ना 20,000 माइनस 10,000, तो 10,000। 10,000 पे क्या रेट लगाओगे? 20%। कितना हो जाएगा? 2,000, ठीक। एक बार मैं कैलकुलेट करता हूँ, मेरी मैथ्स बहुत खराब है, ठीक है। 2,000 रुपये, ठीक। अब 10,000 इस वाले पॉइंट में कवर हो गया, 10,000 इस वाले पॉइंट में, 20,000 हो गया। अब 20,000 से जितना ज्यादा है तो सर 60,000, मेरा टोटल है 60,000। 10,000 इसमें यहाँ कवर हो गया, 10,000 यहाँ कवर हो गया, माइनस कर दूं मैं 20,000, यानी कि 20,000 कवर हो गया। 20,000 पे 30% लगाओ, 20,000 पे 30, सॉरी 40,000 पे 30%, 40,000 पे 30%, 12,000। समझ में आ रहा है? अब इसको टोटल कर लो, 1,000, 2,000, 12,000, 15,000 टोटल बन गया आपका, ठीक। इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। समझ में आता है? सेम हर किसी में सेम है ये स्लैब का जो स्लैब की कैलकुलेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। समझ में आता है? अब आता है सरचार्ज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो, अब आपका जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है रिमेनिंग, अब जो कॉन्सेप्ट बचा है, अब आपका वो बचा है टैक्स रेट तक, यहाँ तक हो गया। अब बचा हुआ है आपका सरचार्ज। एक कॉन्सेप्ट है सरचार्ज का, एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है, और एक न्यू टैक्स रेजिम का एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तो अभी तक आपने जितना समझा उसको ढंग से रिवाइज करना, ठीक है। फिर देखो 1 घंटे की ऑलमोस्ट वीडियो हो गई है, इससे ज़्यादा होगी तो वो बहुत बोरियत हो, बहुत बोरिंग हो जाएगा, जिसे आपके लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसका एक और छोटा सा पार्ट अपलोड करूंगा जिसे आप ब्रेक ले लेके वॉच करना, ठीक है। अभी तक आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव डाउट, ठीक है, यू कैन कमेंट, ठीक है। आपके पास कमेंट बॉक्स तो है ही यूट्यूब पे, और आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ दिनों में मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड करूंगा अपनी वीडियोस में, ठीक है। आप मेरे को डायरेक्टली जो भी आपका कोई डाउट होगा किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। वो फैसिलिटी भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, खराब लगी हो, आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना, इससे मुझे, है ना, ओबियसली मुझे मोटिवेशन मिलती है आपकी कमेंट से। आप मेरे को बताना कैसा लगा आपको लेक्चर, एंड सब्सक्राइब कर लेना, जब तक आपको ज़रूरत है तब तक कर लेना, उसके बाद फिर वापस ठीक है, अनसब्सक्राइब कर देना। जब तक ज़रूरत है तब तक आप सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे, ऐसे